हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, और उसके बाद दो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें कोई भी मैट्रिक्स होगी, उसका रो या उसका कॉलम, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, ऑपरेशन लगा के चेंज करना होगा। बेसिकली यहाँ पर 3 ऑपरेशन होते हैं, जो 3 ऑपरेशन रोज के लिए एंड 3 ऑपरेशन कॉलम्स के लिए होते हैं। तो टोटल इसको हम 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, देयर आर 6 ऑपरेशंस, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो 6 ऑपरेशंस हैं, इनको हम रोज़ ए कॉलम में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो हमारी रो या कॉलम होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी कि वो चेंज हो जाएगी किसी दूसरे फॉर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज। 6 ऑपरेशन होंगे, उनमें से 3 ऑपरेशन रोज के लिए हैं और बाकी के 3 कॉलम्स के लिए हैं। तो 3 ऑपरेशन रोज के लिए और 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए। और ऑपरेशन ये तीनों सेम ऑपरेशन है। जो ऑपरेशन 3 ऑपरेशन है, बेसिकली 3 ही है। जो 3 ऑपरेशन रोज के लिए काम करेंगे, वही 3 ऑपरेशन कॉलम में भी एप्लीकेबल हैं। तो वो 3 ऑपरेशंस क्या होंगे, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। हम किसी भी मैट्रिक्स की 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे आर आई इंटरचेंजेस विद आर जे, यानी कि अगर R1 हम इंटरचेंज कर सकते हैं R2 या R3 या किसी के भी साथ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि R1 यानी कि फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट रो के प्लेस पर सेकेंड रो लिख देना है, सेकेंड रो के प्लेस पर फर्स्ट रो लिख देना है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक हमने कोई मैट्रिक्स ली है और इसमें हम एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इस तरह से R1 इंटरचेंजेस विद R2। इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे R1 इंटरचेंजेस विद R2। R1 को हम R2 से इंटरचेंज करेंगे, R1 की प्लेस पर R2 और R2 की प्लेस पर R1। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। R1 कहाँ पर है हमारा? R1 है हमारा फर्स्ट रो, और सेकेंड रो क्या है? सेकेंड रो है ये। इन दोनों को हमें इंटरचेंज करना है, यानी कि R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो मेरी फर्स्ट रो यानी कि R1 थी, अब वो R1 1 2 3, अब वो R1 R2 में कन्वर्ट हो चुकी है 1 2 3। और जो मेरी सेकेंड रो थी R2, वो फर्स्ट रो बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 जो फर्स्ट रो में था, वो यहाँ पर सेकेंड रो में आ गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे R1 इंटरचेंजेस विद R2। R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। R1 की प्लेस पर R2 आ गया, फर्स्ट रो की प्लेस पर सेकेंड रो आ गई, और सेकेंड रो की प्लेस पर फर्स्ट रो आ गई। फर्स्ट रो कहाँ चली गई? सेकेंड रो बन गई, और जो सेकेंड रो थी ये फर्स्ट रो बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एक ऑपरेशन था, पहला ऑपरेशन, जिसमें हमने कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। और केवल ये रोज के लिए ही नहीं, ये कॉलम में भी एप्लीकेबल है। तो कॉलम में किस तरह से एप्लीकेबल होगा? CI इंटरचेंजेस विद CJ। ये जनरली रिप्रेजेंटेशन ले लिया है, और इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैट्रिक्स B ले ली है, और इसमें हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 इंटरचेंजेस विद C2। यानी कि अब हमें C1 यानी कि फर्स्ट वाले कॉलम को सेकेंड वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना है। तो अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C1
इंटरचेंजेस विद C2। C1 की प्लेस पर C2 को मुझे इंटरचेंज करना है, C1 C2 को इंटरचेंज करना है, यानी कि C1 के प्लेस पर C2 और C2 के प्लेस पर C1। तो यहाँ पर C1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है मेरे 3 6 1, तो इसको मुझे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, यानी कि सेकंड कॉलम की जो भी प्लेस होगी वहाँ उसको रख देना है 3 6 1। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम मेरा है 4 2 4, तो इस सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना देना है, तो इसको फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिख दिया। तो C1 ये आ गया, C2 ये आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन यहाँ पर था C1 इंटरचेंजेस विद C2। C1 और C2 को इंटरचेंज करना है, C1 फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम के प्लेस पर फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम आ गया सेकंड कॉलम की जगह और सेकंड कॉलम चला गया फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑपरेशन की। तो बेसिकली हमारे पास 3 ही ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन आपने देख लिया है, रोज़ में भी लगा कॉलम में भी लगा। अब सेकंड ऑपरेशन है, ये पहले हम रोज़ में लगाएंगे देन कॉलम में। तो सेकंड ऑपरेशन क्या है देखते हैं इसको। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय नॉन ज़ीरो नंबर। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की मल्टीप्लाई किसी एक नंबर से कर दें और वो नंबर नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली, जैसे RI चेंजेस टू KRI। RI तो इसको कैसे रीड करेंगे, RI चेंजेस टू KRI, RI चेंजेस टू KRI। इसका मतलब RI का मतलब एक जर्नल हमने रो ले ली है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो CI, अगर हम एक जर्नल कॉलम की बात करें तो CI चेंजेस टू KCI वेयर K इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो K 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार हम रो में लगाएंगे ऑपरेशन और दूसरी बार हम कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रो की या किसी भी कॉलम की मल्टीप्लाई किसी एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ कर देते हैं। कैसे करते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स A ले ली है जिसके कुछ एलिमेंट्स ये हैं। यहाँ पर हमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना है R2 यानी कि सेकेंड रो चेंजेस टू 2R2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R2। तो सेकेंड रो चेंज हो रही है और वो रो डबल हो जा रही है खुद की। दैट मीन्स इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे कैसे। सेकेंड रो देख लेना है आपको, सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो देख लेना है आपको। सेकेंड रो आपकी है, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। 4 5 6 को हमें डबल कर देना है, यानी कि सेकेंड वाली रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन है R2 चेंजेस टू 2R2, 2 टाइम्स ऑफ R2। तो यहाँ पर जो भी रो या कॉलम लिखा जाता है उसका मतलब है वो चेंज हो रही है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो हमने इस वाली मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाया है, रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन 2R2 का, यानी कि सेकेंड रो जो भी होगी वो डबल कर दी जाएगी। तो किस तरह से डबल हो रही है, तो ये 4 5 6 है, 4 का डबल हो गया, 4 का डबल हो गया 8 एंड 5 का डबल हो गया 10 एंड 6 का डबल हो गया 12, ठीक है। तो अब हमें जो ये वाली मैट्रिक्स मिली है, ये मैट्रिक्स जो मिली है ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है ये ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो सेकेंड रो है ये चेंज होगी, क्योंकि ऑपरेशन हम सेकेंड रो में लगा रहे हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख दी जाएगी 1 2 3, तो 1 2 3, और थर्ड रो भी, उसमें भी कोई ऑपरेशन नहीं है, वो भी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। बस ऑपरेशन हमने किस में लगाया, सेकेंड रो, तो केवल सेकेंड रो ही चेंज होगी और वो हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने इसी ऑपरेशन को अगर हम कॉलम में लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लिया है, मैट्रिक्स ले लिया है, उसमें हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है C3 चेंजेस टू 1/3 C3, यानी कि 1/3 ऑफ C3 मीन्स थर्ड कॉलम।
अब ऑपरेशन लग रहा है थर्ड कॉलम में, तो जिस कॉलम में या जिस रो में ऑपरेशन लगता है केवल वही कॉलम और वही रो चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। बाकी की सारी रो, बाकी के सारे कॉलम एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर C3 में चेंजेस हो रहा है, C3 में चेंजेस हो रहा है तो केवल C3 को ही हम चेंज करेंगे, C1 और C2 एज इट इज़ लिख देंगे। तो C1 ये आ गया, C1 एज इट इज़ और C2 ये दोनों आप एज इट इज़ लिख दीजिए। बस चेंजेस जिस रो या जिस कॉलम में हो रहे हैं उसी में को हम चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसमें ऑपरेशन कुछ इस तरह से लग रहा है। ऑपरेशन लग रहा है थर्ड वाले कॉलम में। थर्ड वाला कॉलम क्या है? थर्ड वाला कॉलम ये है, इसको टारगेट करिए केवल, बाकी सबको एज इट इज़ लिखेंगे। C3 थर्ड वाले कॉलम में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? उसको 1/3 कर दिया जा रहा है, 1/3 कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स 1/3 करेंगे, करिए आप। तो C3 यानी कि थर्ड कॉलम को 3 से डिवाइड करना है, थर्ड कॉलम को 3 से डिवाइड करना है। थर्ड कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑपरेशन हमने लगाया है थर्ड वाले कॉलम में, तो वो थर्ड वाला जो कॉलम था वो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, केवल थर्ड कॉलम। ये तो रहा हमारा सेकंड ऑपरेशन। अब बात करते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन की, जो कि इस तरह से है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। एडिशन करना है किस तरह से? द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर। क्या मतलब है इसका? देखते हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक RI हमने ले लिया है। RI का मतलब R1 R2 R3 R4 कोई भी रो हो सकती है, कोई भी एक जनरल रो हो सकती है। तो वो चेंज होगी, किस तरह से चेंज होगी कि वही रो में हम किसको ऐड करें? कोई दूसरी रो, किसी दूसरी रो की मल्टीप्लाई किसी एक नॉन ज़ीरो नंबर के साथ करके उसी वाली रो में अगर हम ऐड कर दें। फिर से समझिए कि अगर हम किसी भी रो में, जैसे R1 हमने ले लिया है, R1 चेंजेस टू, किस तरह से चेंज हो रहा है? R1 चेंजेस टू, हमने किसी, अब जिस रो में चेंज हो रहा है उस रो को छोड़कर कोई दूसरी रो है, R2 भी हो सकती है R3 भी हो सकती है, और उसकी मल्टीप्लाई हमने किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर से की, सपोज दैट 2 से कर दी, उसको हम उसी रो में ऐड कर दें जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि R1। तो उसमें हमने R1 ऐड कर दिया, यानी कि R1 + 2R2। तो ये ऑपरेशन, ये हमारा थर्ड ऑपरेशन कहता है। ठीक है, तो R1 चेंजेस टू R1 + 2R2 रखेंगे। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि जिस रो या जिस कॉलम को आप चेंज कर रहे हो उसमें किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। मल्टीप्लाई किससे करनी है? यानी कि कोई भी आपका K जो रहेगा वो मल्टीप्लाई आपको अदर देन द रो यू हैव टेकन। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर रो ले ली है या जो भी रो आप चेंज कर रहे हो, जो भी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उस रो को छोड़कर किसी दूसरी रो में हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे उसी रो में जिसमें हम चेंजेस ला रहे हैं। तो सेम इसी तरह का ऑपरेशन लगने वाला है हमारे कॉलम के साथ। तो CI इज चेंजेस टू CI, तो CI को चेंज कर रहे हैं तो CI की मल्टीप्लाई नहीं करनी किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से, मल्टीप्लाई K की किससे करनी है? K यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है कोई दूसरे वाले कॉलम से, और उसको इसी में ऐड करते रहें। इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स ले ली है और यहाँ पर ऑपरेशन हमने कुछ इस तरह का लगाया है कि R1 यानी कि फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट रो प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो, यानी कि R1 चेंजेस टू R1 + 2R2। दैट मीन्स व्हाट? अब हमें क्या करना है? R1, देखिए ऑपरेशन लग रहा है R1 में, यहाँ जो भी रो या कॉलम लिखा होता है उसमें ऑपरेशन लग रहा है और वही रो या कॉलम चेंज होगा, बाकी सारे रो बाकी सारे कॉलम एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ R1 में चेंज हो रहा है तो R2 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो R2 को एज इट इज़ लिख दो, R3 को भी आप एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो चेंजेस जिस रो या जिस कॉलम में हो रहा है केवल हम
उसी को हम टारगेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को ही हमें चेंज करना है, फर्स्ट रो को ही चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज़। तो फर्स्ट रो को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे 1 2 3 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है और ये ट्रांसफॉर्म हो गए 9 12 और 15 में। कैसे? इस ऑपरेशन से। तो ये ऑपरेशन क्या कहता है? ये ऑपरेशन कहता है कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस टू R2, दैट मीन्स व्हाट, R1 में आप ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 2 से करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को R1 के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो करते हैं। तो 4 को आप डबल करिए यानी कि 8 में 1 को ऐड कर दीजिए 9, तो आपका 9 आ गया। सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो को हमें ट्वाइस करना है यानी कि 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 ऐड कर दीजिए, 12 आ गया। 6 का ट्वाइस करिए और ट्वाइस में 3 ऐड कर दीजिए, 12 3 15। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट रो R1 जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है इस एलिमेंट्स में। 1 2 3 एलिमेंट जो थे वो 9 12 और 15 में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, क्योंकि R1 में ही ऑपरेशन था तो R1 ही चेंज हुआ होगा, बाकी अदर रोज और अदर कॉलम्स एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। ठीक है, सेम ऑपरेशन हम एक कॉलम में देख लेते हैं। तो एक कॉलम ले लिया है, सॉरी एक हमने मैट्रिक्स ले ली है और उसमें हम ऑपरेशन दे रहे हैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2, यानी कि C1 फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम को ही टारगेट करना है, बाकी सारी कॉलम्स को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो बाकी जो कॉलम्स हैं, सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रहा, थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहा, चेंजेस करना है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को हम टारगेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम है ये 1 4 7 और ये कुछ इस तरह से चेंज होगी, ये हो गई ट्रांसफॉर्म। और वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया है और फर्स्ट वाली चेंज हो गई है। और कैसे चेंज हुई है, वो ये ऑपरेशन के साथ चेंज हुई है, यानी कि C1 में 2C2 ऐड कर दिया है। 2C2 का मतलब सेकंड वाली कॉलम की एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 2 से करिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए C1 के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो करते हैं। तो सेकंड वाली जो हमारा कॉलम है वो है ये, इसको हमें डबल करके इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 का डबल 4 1 5, 5 का डबल 10 प्लस 4 14, 8 का डबल 16, 16 प्लस 7 23। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेंजेस लाने थे वो C1 में लाने थे, तो C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम में ही हमने चेंजेस किए हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो गई, बाकी सेकंड और थर्ड एज इट इज़ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये 3 ही ऑपरेशंस हैं, 3 रोज एलिमेंट्री ऑपरेशन और 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो टोटल 6 भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, एक बार प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया भी था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, एक बार फिर से उसको देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है M ऑर्डर की, अब आप सोचेंगे MYN क्यों नहीं लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इसीलिए इसको हम M/M ऑर्डर लिख सकते हैं, और इसको हम केवल M भी लिख सकते हैं, सिंगल। ठीक है, इसीलिए इसको केवल M लिया गया है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर, और उसी ऑर्डर की अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो कुछ इस तरह से है कि A और B की मल्टीप्लाई करें, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, और B और A की मल्टीप्लाई करें, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो AB वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, और BA भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ गई तो उस B को, देन B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, तो उस B को हम A का इनवर्स कहेंगे और उसको A इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ध्यान इतना रखना है कि A कोई मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसी ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की एक दूसरी मैट्रिक्स B इस तरह से एग्जिस्ट करे कि दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हो वो कम्यूटेटिव भी हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल भी हो। दैट मीन्स व्हाट, कि AB
आप फाइंड करिए ए की बी से मल्टीप्लाई, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, और बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो उसको हम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए और डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो वो जो सेकंड मैट्रिक्स जो हमने बी ली थी वो ए का इनवर्स होगी। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। कोई ए मैट्रिक्स ले लिए है और बी मैट्रिक्स ले लिए है, हमें यही रिलेशन चेक करना है कि या बी यहाँ पर इन्वर्स होगा ए का या नहीं। तो हमने ए भी फाइंड किया। ए भी कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको सिखाया है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिंपली जैसे हम करते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्रीवियस वीडियो इसका बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए भी फाइंड किया, तो ए भी देखिए, ए भी आ गया आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर की, तो ये ए भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरा काम है बी ए को फाइंड करना। मैंने बी ए फाइंड किया, बी का मतलब ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखी और ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखी और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करा किया और ये फिर ये भी आई आ गया, यानी कि मैंने ए भी फाइंड किया, मैंने ए भी फाइंड किया, ये आई आया, और बी ए भी फाइंड किया, ये भी आई आया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई हैं, तो हम ये बोलेंगे कि बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, एक ही बात है, तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थ्योरम की, जो कि ये थर्ड थ्योरम है। दो थ्योरम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखी हैं, आप वहाँ से करिए। और थर्ड थ्योरम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स है, उसको देखते हैं। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है? यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि इनवर्स हमेशा एक यूनिक होता है। इनवर्स कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं हो सकती। इनवर्स दो या दो से ज़्यादा इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के पॉसिबल नहीं हो सकते। इनवर्स हमेशा एक होता है, किसी एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स होगा। किस तरह से होगा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो केवल और केवल एक ही होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स केवल एक इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। प्रूफ देखते हैं। कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ए कंसीडर की है, जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म है, ए इज इक्वल टू ए आई जे। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर की है, और बी और सी हमने यहाँ पर दो इनवर्स कंसीडर करी, बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। हमने कोई ए मैट्रिक्स कंसीडर की है और इस ए मैट्रिक्स के हमने दो इनवर्स ले लिए हैं। एक तो बी जो इन वी ए का इनवर्स है, और एक सी मैट्रिक्स ले लिए, ये भी ए का इनवर्स है। यानी कि एक मैट्रिक्स ए हमने कंसीडर ऐसी की है कि इसके हमने दो इनवर्स हमने कंसीडर किए, दो इनवर्स। और क्योंकि अभी हम थ्योरम देख रहे थे कि उसमें दो इनवर्स हो नहीं सकते, ठीक है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो आपको मैंने सिखाया अभी था, पहले 10th में सिखाया था, 11th में सिखाया था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि हम कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट ले लेते हैं और उसको फिर हम गलत प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमने किया है। हमारी थ्योरम ये कह रही थी कि इसके एक से ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि केवल एक इन्वर्स होता है। हमने कंसीडर कर लिया कि इसके दो इन्वर्स हैं, दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया है हमारा अजम्पशन गलत होगा, क्योंकि जब थ्योरम ये बोल रही है कि उसका एक ही इन्वर्स होता है, हमने अजम्पशन लिया है कि दो इन्वर्स होते हैं और अपने ही अजम्पशन को हम गलत प्रूफ कर देंगे। यही होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, यानी कि हमने जो अज्यूम किया था हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे कि जो बी इनवर्स और सी हमने इनवर्स लिया जो किसी एक ही मैट्रिक्स का है, जबकि ये, तो हम ऐसा अगर कह दें कि बी और सी अगर इक्वल हैं, अगर बी और सी इक्वल हो गए तो इसका मतलब बी और सी कोई दो मैट्रिक्स नहीं होंगी, वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी इसका मतलब वो एक ही मैट्रिक्स होंगी, और एक ही मैट्रिक्स होंगी यानी कि फिर वो ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडरेशन तो आपने समझ लिया होगा। कंसीडरेशन में हमने लिया है कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसके दो इन्वर्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, बी एंड सी, जबकि दो इन्वर्स हो नहीं सकते अकॉर्डिंग टू थ्योरम, लेकिन हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ किया। अब हम अपने ही अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देंगे। हम ये प्रूफ करेंगे कि जो बी और सी हमने दो अलग अलग मैट्रिक्स ली हैं वो दोनों एक्चुअल में
इक्वल मैट्रिक्स हैं, एक ही मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो सिंस बी इज़ अ इन्वर्स ऑफ ए, हमने बी को ए का इन्वर्स लिया है, तो कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स अगर होती तो अभी हमने ऊपर देखा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में ये रिलेशन देखा था, अगर बी ए का इन्वर्स है तो हम उसको इस रिलेशन से लिख सकते हैं, ठीक है। सी भी ए का इन्वर्स है, तो सी भी जब इन्वर्स होगा तो ए बी का इन्वर्स है, तो हमने ये रिलेशन लिखा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर सी ए का इन्वर्स है तो हम इसको अब बी की जगह सी लिख दो, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। इन्वर्स इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का यही रिलेशन होता है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का रिलेशन है। अब क्या किया, अब हम ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू बी आई लिख सकते हैं ना, क्योंकि b की मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो b को हम बी आई लिख सकते हैं। और इस i की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, i की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला i किसके इक्वल है, ये वाला i इस ए सी के इक्वल है, तो हमने इस i की वैल्यू ए सी लिख दी है, ठीक है। इस i की जगह हमने ए सी लिख दिया है, ये i हमने इधर ए सी लिख दिया। अब इसको आप देखिए, ये b इन ब्रैकेट ए सी है, और इसके बाद हमने ये लिखा है बी ए को ब्रैकेट में लिखा और सी को अलग लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी इनवर्टिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्टिसेस की, जब हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था उसके बाद प्रॉपर्टीज़ कराई थी प्रीवियस वीडियो में। तो उसको हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता बट एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग मैंने बी ए इन ब्रैकेट कर दिया और सी को अलग कर दिया। अब ये जो बी ए है, इस बी ए को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी ए का मतलब क्या है, आई, तो बी ए को मैंने आई लिख दिया, ठीक है। सी एज इट इज़ रहा, अभी क्या बन गया, आई सी, अभी बन गया आई सी। आई सी का मतलब क्या होता है, वो सी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। इसका मतलब हमने बी लिया था और सी हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब बी इक्वल टू सी आ गया, हैंस, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, वी हैव प्रूव्ड। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ यूनिक, इसका मतलब बी और सी जो हमने दो इन्वर्सेस लिए थे, दो इन्वर्स मैट्रिक्स ली थी ए मैट्रिक्स की, वो एक्चुअली में दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं थी, दो अलग अलग इन्वर्स नहीं थे, वो दोनों सेम ही इन्वर्स थे। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 4 की, जो कि कुछ इस तरह से है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की तो ये रिलेशन होगा दोनों में, ए और बी का होल इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके प्रूफ को हम कंप्लीट करते हैं। तो प्रूफ देखिए इसको, अगर कोई भी मैट्रिसेस इन्वर्स मैट्रिक्स है तो हम उसमें ये रिलेशन लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स एम, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया जनरल, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी अगर मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ कर दी तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं एम ले रहा हूँ, एम को मैं ए बी ले रहा हूँ, अब मैंने एम की जगह, एम कोई मैट्रिक्स है उसकी जगह मैंने ए बी यानी कि टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लिया है, तो एम की जगह मैं ए बी यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ एम है वहाँ पर ए बी लिख दिया, तो एम की जगह ए बी, और ये एम इन्वर्स है तो ए बी इन्वर्स हो गया, ठीक है। ये तो ए बी इंटू ए बी इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स है, अब ये ए बी जो है वो एक प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का, वो एक प्रोडक्ट है तो वो एक मैट्रिक्स होगी, और उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करी तो वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अब मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है मैं यहाँ पर ए इन्वर्स को पहले लेकर आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिसेस होती हैं वो उसमें एक ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब अगर आप ए कोई मैट्रिक्स है तो ए की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी से करो, या अगर हम बी को इधर लगा दें तो ये दोनों वैल्यूज़ कभी इक्वल नहीं आती हैं, ये दोनों वैल्यूज़ कभी इक्वल नहीं होती हैं, ऐसा हमने देखा था। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, पहले ए था पहले ऑर्डर पे, फिर हमने ए को सेकेंड ऑर्डर पे कर दिया और बी को, ऐसा हम, तो यहाँ पर ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इसलिए अब ध्यान रखेंगे मैट्रिसेस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग लिखा हुआ है। तो ए इन्वर्स का मतलब है हमने ए इन्वर्स को पहले ऑपरेट किया है।
ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये दोनों को मैंने एसोसिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लिकेशन की वो होल्ड करती है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एसोसिएट होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखा। और ए इनवर्स आई का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स आई का मतलब किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसका रीज़न इधर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। अब ए इनवर्स ए का मतलब होता है आई, जो यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, बी एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आई और बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। सेम आ गया, सेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब मैंने बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो ये बी इनवर्स मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बी इनवर्स बी मिलकर आई बना देगा। ठीक, तो बी इनवर्स बी मिलकर इसने आई बना दिया और बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया। एंड देन आई की मल्टीप्लाई जिस मैट्रिक्स से करते हैं वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो सेम ये आ गई और ये एज इट इज़ रहा। इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यही, इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है।